हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का स्वागत है। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं उसमें ये क्लास 9 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको आप करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है ई दृष्टि की, उसमें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, और इसमें बहुत सारे आपको डेटा होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सी स्कीम्स हैं, कुछ डेटा रिपोर्ट्स हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग को आइडिया हो जाएगा। और ये पोर्शन जो होता है फैक्चुअल नेचर का होता है, तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा ये सारे डेटा, और ये भी याद करना पड़ेगा कि स्कीम्स कौन कौन सी हैं और इकोनॉमिक इनिशिएटिव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक अफेयर्स। और अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही कंटेंट हम आपको लगातार अपलोड करते जा रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ रहे। और आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो इसमें न्यूज़ है वो है एनपीएस वात्सल्य के बारे में। ठीक है, तो एनपीएस वात्सल्य के बारे में आपको एनपीएस के बारे में सब पता होना चाहिए कि एनपीएस क्या होता है। इट इज़ अ नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य, अ पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स एट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में अभी उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये माइनर्स के लिए है पेंशन स्कीम। ठीक है, माइनर्स के लिए। इसमें स्कीम अलाउज पेरेंट्स टू ओपन एन एनपीएस वात्सल्य अकाउंट फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन एंड मेक द कंट्रीब्यूशन अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 18। तो जैसे अगर कोई पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहाफ में मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और जब वो 18 साल के बच्चे हो जाएंगे तब वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही है आपका एनपीएस वात्सल्य। ठीक है, तो इसका इतना ही आपको इसके बारे में जानना है। और इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लीजिएगा क्या क्या है। देखिए, जब स्कीम आता है तो स्कीम में आपसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब स्कीम आता है तो पहली बात तो आप उसको मिनिस्ट्री पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। देन इसके बारे में पूछ सकता है कि ये ईयर कौन सा है जिसमें इसमें लॉन्च हुआ है। देन इसमें पूछा जाता है कि इसका एम क्या है। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और अगर इसमें कोई फ़ंड है या कुछ इंस्टॉलमेंट मिलना है, पैसे मिलने हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मतलब पढ़ के ही जाना है। और किसी भी स्कीम में आपको ये चीज़ ढूंढना है कि पहले मैं ये चीज़ें जान लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं याद करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आते ही आते हैं, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिनिस्ट्री कौन सी है, इसमें मिनिस्ट्री हो जाएगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये 2024 में ही लॉन्च हुई है। तो ये नई स्कीम है, इसके बारे में अभी इसमें आप ईयर छोड़ सकते हैं। जो पुरानी स्कीम्स होती हैं उसमें ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो नई स्कीम्स हैं उसमें ईयर नहीं पूछे जाएंगे, उसमें एम पूछा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा जाएगा, और इसमें कितने मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये कौन सी है, वो सब भी पूछते हैं। ओके, इसमें जो एनपीएस वात्सल्य में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑफ कोर्स इसमें जो हम लोग जो माइनर सिटीजन्स होंगे, बच्चे होंगे बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, और ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है इन द नेम ऑफ माइनर्स एंड ऑपरेटेड बाय पेरेंट्स और गार्जियंस। ठीक है, द स्कीम कैन बी ओपन थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा जो बैंक्स उन्होंने रजिस्टर करके रखे हैं वहाँ पे आप जा कर के कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस में भी आप जाकर कर सकते हैं, और पेंशन फंड्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ईएनपीएस पे भी आप जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जो सब्सक्राइबर होंगे, मतलब जो इसको करेंगे, वो मिनिमम कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, 1000 रुपये पर एनम यानी एक साल में 1000 रुपये आप, तो मतलब मिनिमम इतना देना ही पड़ेगा। ठीक है, देर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कितना कर सकते हैं इसमें, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसमें सिंपली ये लिखा है, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी द प्लान कैन बी कन्वर्टेड सीमलेसली इनटू नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। तो जो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट होता है उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में भी एक आइडिया होना चाहिए। ये वात्सल्य है, मतलब ये बच्चों के लिए है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव आपको बस इतना याद रखना है कि
ये कहाँ पे भी लॉन्च हुआ था? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी DONER। ठीक है, इसको DONER कहते हैं, जो कि अभी कौन है? ज्योतिराव सिंधिया, इन्होंने लॉन्च किया है ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव अभी। ठीक है, और इसमें क्या है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये अभी भारत मंडपम में हुआ था, और फेस्टिवल ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम 8 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, और इसमें इसको कलेक्टिवली जो कहते हैं अष्टलक्ष्मी कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक महोत्सव है जिसको मनाया जाता है। देन नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये 4th है। ठीक है, 4th फेज़ है इसका। इसमें ग्राम सड़क योजना है, तो पहले मैंने आपको बताया था कि क्या आपको समझना है कि ये मिनिस्ट्री कौन सी है। तो हम लोग तुरंत इसमें देखते हैं कि इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है। तो इसमें आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ये स्कीम है। ठीक है, और इसमें जो इसको अभी ये 4th फेज़ है, तो ये 4th फेज़ अभी 2024 से 2028-29 में इसका अभी अप्रूव हुआ है कि इसको करना है। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, क्या बनाने के लिए? रोड बनाने के लिए। 62,500 किलोमीटर की रोड बनानी है, और इसका जो टोटल आउटले है इस स्कीम का कितना है? 70,000 करोड़। ठीक है, 70,000 करोड़। नेक्स्ट में लोग आते हैं PM ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम, PSM स्कीम। ठीक है, ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम। ये किसने? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील इन्फॉर्म्ड अबाउट द अप्रूवल ऑफ PM ई बस सेवा। इसमें हम लोग जान लेते हैं क्या चीज़ है। स्कीम इज़ फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई बसेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। तो अभी जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल बसेस चलती हैं, स्टेट बसेस जो चलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, वो अभी भी हम लोग डीजल और पेट्रोल पे करते हैं। तो उसमें अब हम लोग ई बसेस का यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस का। ठीक है, और कई जगह पे आपने, अगर यूपी में आप होंगे तो यूपी में आपने देखा ही होगा, कई जगह पे ये रूट पे चलती भी स्टार्ट भी हो गई है। तो इसमें प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी आपको कुछ वैसे बसेस का, और ऑपरेशन भी आपको इसमें करना पड़ेगा। तो यही चीज़ की ये स्कीम है। ओके, द स्कीम विल सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ई बसेस फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो 12 साल तक इसको सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, इसके अलावा एक नई स्कीम भी आई है, PM ई ड्राइव करके स्कीम है, जिसमें जैसे कि आपको पता था कि एक स्कीम आई थी, फेम नाम की स्कीम आई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाता था, जिसमें सब्सिडी दी जाती थी अगर आप ई व्हीकल्स खरीदते हैं। तो फेम की जगह पे अभी PM ई ड्राइव करके स्कीम आ गई है, और उसमें भी कुछ ई व्हीकल्स को ही प्रमोट करने की स्कीम है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो किसान मानधन योजना को अभी 5 साल हो गए हैं, तो पहले आपको इसका ईयर भी जान लेना पड़ेगा। ये कब लॉन्च हुई थी? सितंबर 12, 2019। ठीक है, तो डेट और ईयर दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली वैसे ही पूछ सकते हैं, सितंबर 13, 14, 15 इस तरह करके आ जाएगा, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये एनफ है। तो सितंबर 12, 2019 फॉर प्रोवाइडिंग social security to all the land holding small and marginal farmers across the country। तो इसमें बेसिकली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी उन किसानों को जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। ओके, और इसमें दिस ओल्ड एज पेंशन स्कीम इज़ अ वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी ये। ठीक है, तो ये किसानों के लिए एक पेंशन स्कीम है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अंडर द इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती थी ऑफ ₹3,000 आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। तो 60 ईयर्स के बाद किसानों को इसमें कितना पैसा मिलता था? ₹3,000 मिलता था। ठीक है, तो 60 ईयर्स आपको ईयर याद रखना है। और इसमें फार्मर्स जो 18 से 40 साल होंगे वो 55 से लेकर के ₹200 पर मंथ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहले वो कंट्रीब्यूट करेंगे, बाद में उनको ₹3,000 फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलेगा। तो ₹55 से स्टार्ट होता है और ₹200 पर मंथ तक ये जाता है।
तो इस स्कीम के देखिए कौन कौन से, इसमें बिहार ने अभी इसमें लीड किया है विथ 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, सिंस 5 साल हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन योजना में सबसे ज़्यादा स्कीम, मतलब सबसे ज़्यादा स्कीम को रजिस्टर किसने किया है, तो बिहार ने किया है। इसके बाद आता है झारखंड ने 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी आप जान लीजिएगा, उत्तर प्रदेश हैव ओवर 2.5 लाख रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, फार्मर के जो रजिस्ट्रेशंस हैं। तो ये बस इतना ही डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। 2019 में ये लॉन्च हुई थी, ये स्कीम आपको मालूम होना चाहिए, और इसका जो क्या एम है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। देन पोषण माह मनाया जाता है हर साल। ये है, मतलब ये अभी कहाँ पे, इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था, कहाँ पे, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट हुई थी, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, एक प्लांटेशन ड्राइव, मतलब उसमें पेड़ लगाने थे। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। देन टाटा ग्रुप ने अनवील किया है एक 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, कहाँ पे, आसाम में, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि आसाम में एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी ओपन होने वाली है, जो कि अभी टाटा ग्रुप इसको स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये एक नई स्कीम अभी स्टार्ट हुई है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक चल रही थी, जो पहले चल रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम, और एक नई न्यू पेंशन स्कीम, ये दो पेंशन स्कीम पहले से चल रही थी। अब इसके बाद इसमें एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक नई अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या चीज़ है। So under this scheme, employees have to have option to continue with NPS or switch to unified pension scheme। तो या तो आप NPS में रह सकते हैं जो पहले पुरानी स्कीम थी, या फिर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो जाइए। बट वंस एम्प्लॉयज़ चूज़ यूपीएस द डिसीजन इज़ फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स। मतलब अगर आपने एक बार यूपीएस में ज्वाइन कर लिया तो आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यूपीएस से कुछ डिटेल याद रखिएगा कि ये डेट कब से स्टार्ट हो रही है, ये अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट होगी। और इसमें एक चीज़ और है कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट यूपीएस स्कीम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये ऑप्शन है कि वो अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके लिए भी ये इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी जो इसमें बेनिफिशियरी कौन है, अभी जो बेनिफिशियरी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। यूपीएस में है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एम्प्लॉय मतलब इसमें 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस ये होगा। और जो एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, जिसने आपको मतलब एम्प्लॉय मतलब अपनी नौकरी पे रखा है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 18.5% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस। और इसमें आप बेनिफिट क्या मिलेंगे कि जब आप पेंशन ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ हैविंग एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए। और 10,000 रुपये पर मंथ अपॉन सुपर एन्युएशन आफ्टर मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 10,000 पर मंथ भी आपको मिलेगा जब आपकी 10 साल की सर्विस हो जाएगी। और 50% पेंशन के लिए, मतलब जितनी भी आपकी सैलरी थी उसका 50% आपको एज अ पेंशन मिलेगा जब आप 25 साल की नौकरी अगर आप कर लेंगे, ठीक है। तो 25 साल का एटलीस्ट इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ये आपको इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर और कितना बेनिफिट है। और अभी इसमें बेनिफिशियरी कौन कौन है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें अब ये चीज़ देखिएगा कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस आर एलिजिबल फॉर फिक्स्ड पेंशन अमाउंट। तो मैंने आपको कहा जो मिनिमम 10 साल किए हैं उनको तो मतलब एक फिक्स्ड पेंशन अमाउंट तो मिलेगा ही। इसके अलावा ये 50% पेंशन के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको 25 साल काम करना पड़ेगा एटलीस्ट, ओके। सो इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस टू रिसीव अ परसेंटेज ऑफ बेसिक पे एज देयर पेंशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर कवर्ड अंडर द एनपीएस एंड देयर ऑप्शन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स अंडर एनपीएस, ओके।
इसमें आप ये चीज़ रखिएगा कि महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट, तो महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जिसने अभी यूपीएस को इम्प्लीमेंट किया है। तो अब ये यूपीएस को इम्प्लीमेंट किया है, तो अब ये उनके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये भी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है कि पहला स्टेट बन गया है यूपीएस का। तो स्कीम नहीं है, और जो भी पहला स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर देता है तो वो क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा क्या है एक बार देख लेते हैं। तो एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट द डिसबर्समेंट ऑफ सब्सिडीज़ टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। तो हॉर्टिकल्चर आपको मालूम होगा, जो फूल और फल इनकी जो फार्मिंग करते हैं, उनको एक सब्सिडी इसमें देना है उनको, सीडीपी सुरक्षा। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सुरक्षा स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो आपको ये फुल फॉर्म भी आपको आइडिया होना चाहिए। द प्लेटफॉर्म विल परमिट एन इंस्टेंट डिसबर्सल ऑफ सब्सिडीज़ टू फार्मर्स इन देयर बैंक अकाउंट बाय यूटिलाइजिंग ई रूपी वाउचर। तो इसमें ई रूपी वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको एक ई रूपी वाउचर प्रोवाइड करेगा, जिससे आप ये जो सब्सिडी अमाउंट है वो आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। ओके, इट हैज़ फीचर सच एज डेटाबेस इंटीग्रेशन। पीएम किसान से आपका इसमें इंटीग्रेटेड रहेगा। तो इतना चीज़ आपको नहीं याद रखना है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है सीडीपी सुरक्षा किस चीज़ से रिलेटेड है। देन आते हैं हम लोग भारत टेक्स 2024। भारत टेक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एक थीम इसकी क्या थी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ टेक्सटाइल। तो टेक्स का मतलब होगा टेक्सटाइल, ठीक है, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, और इसमें लिखा हुआ है कि सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ टेक्सटाइल हेरिटेज एंड ग्लोबल लीडरशिप। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म। भारत टेक्स इज़ एन इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म। इसमें मतलब एग्जीबिशंस होते हैं, नॉलेज सेशंस होता है, तो यही सब इसमें होता है। और भारत टेक्स 2024 वाज इंस्पायर्ड बाय द 5F विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो 5F विजन के बारे में एक बार देख लीजिए। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ठीक है, तो ये 5F के बारे में आप एक आइडिया रखिएगा, इसी से भारत टेक्स का इंस्पिरेशन हुआ है। ओके, तो इसके कुछ हाइलाइट्स देख लीजिएगा कि भारत टेक्स इज़ अ 4-year यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट दैट टारगेट्स टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर टुवर्ड्स सर्कुलरिटी। ठीक है, सर्कुलरिटी का मतलब ये है कि मतलब इसमें जो भी आप रीयूज़ करके वापस से जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसको आप रीयूज़ कर लेंगे, जो फाइबर इंडस्ट्री में ये होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को ज़्यादा उसको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। तो यही इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अंडर में ये आता है। ओके, तो ये आपको भारत टेक्स के बारे में इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अटल सेतु पे। अटल सेतु अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, आपने देखा होगा। ये कहाँ पे हुआ था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसका जो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा स्कीम सेवा अटल सेतु। ओके, इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो कॉस्ट है कितना है एक बार देख लीजिए, 17,000 करोड़ का ये है, 17,480 करोड़ का ये स्कीम है, और ये नवी मुंबई में अभी लॉन्च हुआ था। और इसका आपको बस इतना चीज़ याद रखना है कि ये 21.8 किलोमीटर का है, 6 लेन का ब्रिज है। और इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि सी के ऊपर यानी समंदर के ऊपर 16.5 किलोमीटर लेंथ का बना हुआ है, और लैंड के ऊपर ये 5.5 किलोमीटर का बना हुआ है। ठीक है, तो लैंड और सी दोनों के ऊपर बना है, और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है, ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट ब्रिज भी है और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया भी है, 21.8 किलोमीटर का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में देखते हैं। सूर्योदय योजना हमने शायद पहले भी इसमें देखा हुआ था कि इसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड को रूफ टॉप सोलर एनर्जी, यानी आपके छत के ऊपर जो रूफ टॉप पे आपको जो सोलर पैनल्स लगाते हैं, ये उसके लिए है। तो ये 1 करोड़ हाउस होल्ड को ये मिलेगा अंडर द रूफ टॉप अंडर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ओके,
और इसमें क्या होगा कि इसमें मतलब आपको 300 यूनिट की फ्री बिजली मिल सकती है और 18,000 रुपये आपके एनुअली बच सकते हैं। तो ये काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट है, तो ये एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और इसमें आपको याद रखना है कि जो रूफ टॉप सोलर एनर्जी से जो इंडिया का टारगेट है कि कितना हमें बिजली बनानी है, तो वो है अबाउट 40%, यानी 40 गीगावाट्स। तो वो इनिशियली तो 100 गीगावाट्स है ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2022। तो इसमें 40 गीगावाट्स जो है ये रूफ टॉप से इनको करना था, ठीक है। तो अभी जो बाय 2023 के एंड तक कंट्री का टोटल जो सोलर कैपेसिटी हो गया है वो कितना हो गया है 73.3 गीगावाट्स, ठीक है। तो ये अभी आपको याद रखना है कि अभी हमारा कितना सोलर एनर्जी हो चुका है, ठीक है। और इसमें क्या तो इसमें और हमारा टारगेट कितना है 100 का। तो इसमें ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप्स कंप्राइज ओनली अबाउट 11 गीगावाट या फिर 15%। तो जो हमारा 100 गीगावाट्स का जो हमारा टारगेट है उसमें हुआ है कितना 73.3, और इसमें भी 11 गीगावाट जो हैं ये रूफटॉप से ही अभी मिल पाया है। और हमारा रूफटॉप का टारगेट कितना था, ये था हमारा रूफटॉप का 40 टारगेट था, अभी 11 ही हो पाया है। तो ये चीज़ अभी इसीलिए ये अभी काफ़ी इसमें बढ़ोतरी करनी है। तो अभी 40% से अभी ये 15% ही है, ओके। अगर आप इसका निकालेंगे 11%, तो ये 11 गीगावाट तो ये 15% ही आएगा। तो हमें 40% तक अभी इसको खींचना है। तो अभी इसीलिए ये योजना बनाई जा रही है। और इसमें इसको करने से हो सकता है कि हम ये आंकड़ा पार कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये नेक्स्ट जो स्कीम है इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच यानी पालना। तो क्रेच का मतलब जो होता है वो पालना होता है। तो ये एक नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम हुआ था ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच अंडर पालना, और ये कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ओके। इसमें कुछ की हाइलाइट्स देख लीजिए। इस प्रोग्राम में कुछ की हाइलाइट्स में क्या है कि अंडर द पालना स्कीम, तो पालना स्कीम से आप तो अब नाम से समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ के लिए है। अंडरवेंट रिवीजन एंड वाज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ समर्थ सब कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति। तो ये जो मिशन शक्ति का ये एक सब पार्ट है पालना स्कीम, ओके। और द सेंट्रल एम ऑफ द ये जो स्कीम है इसका एम क्या है, टू मीट द डिमांड्स फॉर क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ एंड इनेबल वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स। तो मैंने कहा था कि आप जैसे पालना जो नाम ही आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किससे एसोसिएटेड होगा। थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस लगा के भी आपको ये क्वेश्चन मतलब पेपर है सॉल्व करना है। आपको हर चीज़ याद हो ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। एनीवेज तो आपने इसमें पढ़ लिया। ये पालना स्कीम अब किसके अंडर में होगी ये भी आप थोड़ा सा लगाइए, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में होगा, ओके। और ये मिशन शक्ति के अंडर में ये आती है। तो मिशन शक्ति क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है और उसके अंडर में क्या आ जाएगा, पालना स्कीम, ओके। ओके सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। एमएसएमई मिनिस्ट्री लॉन्चेस 3 सब स्कीम अंडर द रैम्प प्रोग्राम। तो ये पहले आपको याद रखना है कि रैम्प प्रोग्राम क्या है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, ठीक है। तो रैम्प प्रोग्राम, तो इसके अंडर में अभी रैम्प प्रोग्राम में 3 नए सब स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहली स्कीम है वो है एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम यानी एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, ओके। ये टू हेल्प एमएसएमईज अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी विद इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। तो इसमें आपको सिंपली ये याद रखना है कि ये जो स्कीम है पहली वाली एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, इसमें जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेल्प करानी है, उनको फाइनेंशियली कुछ मदद करनी है जिससे कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। ग्रीन टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जो पोल्यूशन होती है उस इंडस्ट्री से वो कम हो जाएगी, ओके। सो ये एमएसएमई गिफ्ट स्कीम हो गई। दूसरी है एमएसएमई स्पाइस स्कीम, ठीक है। एमएसएमई स्पाइस, जिसका स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द सर्कुलर इकोनॉमी, okay. Circular economy which will be done through credit subsidy and will lead to realizing the dream of MSME sector towards zero emission by 2070।
ओके। सो जो हमारा नेट ज़ीरो एमिशन है वो 2070 तक का हमें टारगेट है। तो इसी को इसमें करने के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, ताकि हमारा जो वेस्ट जनरेट हो वो वापस से हम रीयूज़ भी कर लें। ओके, तो इसमें ये आपका एमएसएमई स्पाइस स्कीम है। ओके, द नेक्स्ट है इसमें एमएसएमई स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ओडीआर फॉर डिलेड पेमेंट्स। ठीक है, तो जो आपने एमएसएमई के बारे में अगर पढ़ा होगा तो जो एक बेसिक प्रॉब्लम है एमएसएमईज़ की कि उसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो डिले हो जाती है। मतलब आपने कंसाइनमेंट दिया और आपको पैसे नहीं मिले, तो इसकी वजह से काम थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं उनको इंस्टेंट पेमेंट भी देनी होती है, और इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड की हमेशा क्रंच रहती है, मतलब हमेशा कमी रहती है। तो पेमेंट तुरंत तुरंत मिलती रहे तो काम जल्दी जल्दी होता रहता है। तो इसलिए ये जो डिले पेमेंट है उसके लिए एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी इसमें किया गया है, बंदोबस्त इसमें किया गया है। तो ये 3 स्कीम थी जिसमें आपको याद रखना है, और ये रैम्प प्रोग्राम के अंडर में है। और रैम्प प्रोग्राम किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है इसके अंडर में। ओके, देन आपको बस इतना याद रखना है इस वाले न्यूज़ में कि 11th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था शिलोंग मेघालय में। ओके, और ये कौन कराएगा? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इसको कंडक्ट कराएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका जरा एक बार देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है विल फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। ओके, तो ये जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है इसके बारे में ये किस पे और फोकस करेगा? ये जो हल्दी होती है उसके ऊपर ये फोकस करेगा, और हल्दी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये फोकस करेगा। तो इसमें जो कंपोजिशन होने वाला क्या है, इसमें कौन कौन होंगे? वो एक चेयरपर्सन होंगे, जो कि कौन अपॉइंट करने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगा। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एक चेयरपर्सन अपॉइंट करेगा। और कुछ टर्मरिक प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया में किस टाइप का टर्मरिक प्रोडक्शन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि टर्मरिक जो है ये लार्जेस्ट, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक का, और कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, और एक्सपोर्टर भी है हल्दी का। ओके, और कितने टाइप की वैरायटीज़ हैं? 30 से ज़्यादा वैरायटीज़ टर्मरिक की ग्रो होती हैं, इतना आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा जो प्रोड्यूस करता है वो होगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो ये जो आपके वेस्टर्न स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे ही एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है हल्दी का बनाने, हल्दी के प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपके महाराष्ट्र में, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में होते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो पूरा सेक्शन है ये इसमें आपको यही सारी चीज़ें, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, नंबर्स और स्टेट्स, ठीक है, और जो कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जैसे टर्मरिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फाइबर हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सारी न्यूज़ इसमें आती रहेंगी, और ये डेटा आता है क्वेश्चन में। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यशोभूमि। तो ये यशोभूमि क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फेज़ 1 ऑफ द इंडियन IC इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है इसी को बोला गया है यशोभूमि, और ये कहाँ पे स्थित है? द्वारिका, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। ओके, तो आपको बस इतना ही याद रखिए, आपको ये क्या चीज़ है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ और नंबर्स और फैक्ट्स वाले सेक्शन में, जिसमें हमें पढ़ना है फिजिकल और मॉनेटरी अफेयर्स। ओके, सो अगर आपके पास अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो छोटे छोटे नोट्स इसमें बनाते चले जाइए, या फिर इसी वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो। वैसे नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास एक लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए अगर छोटे छोटे नोट्स कहीं पे लिखे होंगे तो बस अगर आप उसी को पढ़ के चले जाएंगे तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपको लास्ट के 3 दिन आपको बस वही आपके नोट्स ही पढ़ने हैं जो आपने छोटे छोटे लिख रखे हैं, तो काफ़ी अच्छे से वो रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, पहले आपने एक पूरी मैगज़ीन पढ़ ली, ठीक है, मैगज़ीन की आपने कम से कम 3 रीडिंग कर ली, और इन 3 रीडिंग में आपने इनका एक निचोड़ निकाला, एक छोटे से आपने लिख लिया, और इसी को अपने लास्ट के 3 दिनों में
इन्हीं नोट्स को आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। तो ये एक अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का। इससे आपकी 3 बार यहाँ रीडिंग हो गई और एक लास्ट टाइम यहाँ रीडिंग हो गई, जिसकी वजह से आपके जो रिकॉल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और अपने इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपने यहीं पे लिख ली है। तो ये एक तरीका होता है आपको मतलब प्रिपरेशन करने का स्मार्टली। तो इसको आप ज़रूर करिएगा। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है PLFS एनुअल सर्वे। ठीक है, PLFS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ओके, तो ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है। ये निकालता कौन है ये रिपोर्ट? ये आपको याद रखना है कौन निकालता है? मोस्पी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री इसको रिलीज़ करती है। और ये PLFS कब लॉन्च हुई थी? 2017 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए कि PLFS में क्या होगा। तो मोस्टली आपको ये एम्प्लॉयमेंट डेटा बताता है कि कितने लोग लेबर फोर्स में हैं अभी। ओके, तो इट एम्स टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। तो जैसे कि आपने अगर इकोनॉमिक्स के जो GS पार्ट में पढ़ा होगा कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो अगर निकालना है किस टाइप कैसे होते हैं, तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, और इसको हम लोग कुछ इंटरवल्स में टाइम पीरियड में करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, डेली स्टेटस, तो ये इसमें है। तो ये जो PLFS करता है वो 3 मंथ का डेटा लेता है अर्बन एरियाज़ में, और ये किस में लेता है? करंट वीकली स्टेटस वाले सेक्शन में ही इसको लेता है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि 3 मंथ का डेटा लेता है। टाइम इंटरवल जो है 3 मंथ का है अर्बन एरियाज़ के लिए, और किस में है? ओनली इन द करंट वीकली स्टेटस। अगर यही चीज़ आपसे स्टैटिक में पूछा गया तो आप इतनी चीज़ आप PLFS के बारे में अब जानते हैं। ठीक है, क्या चीज़ जानते हैं? कि ये 3 मंथ का डेटा लिया जाता है किसके केस में? अर्बन एरिया के केस में। और कौन सा इसमें इंडिकेटर यूज़ होगा? करंट वीकली स्टेटस। ओके, और ये किसके अंडर में आता है? मोस्पी के अंडर में आता है। कब लॉन्च हुआ था? 2017 में ये लॉन्च हुआ था। तो इतना स्टैटिक आपको तो यहीं पे आपको आइडिया हो गया। अब जो है, अब इसमें ट्रेंड बता रहा है कि क्या इस डेटा रिपोर्ट में आया है। ओके, तो इस रिपोर्ट में क्या आया है? इसका डेटा आपको मेंस में ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन आप फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी नोट कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ यूजुअल स्टेटस फॉर पर्सन अबव एज। ओके, सो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम फॉर मेल एंड फीमेल वॉज 78.8%, और जो इसमें फीमेल हैं वो हैं 41.7% रिस्पेक्टिवली। तो मेल के केस में कितनी है? 78%, और फीमेल के केस में कितनी है? 41.7%। ओके, इसके अलावा इसमें देख लेते हैं LFPR फॉर फीमेल। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ऑफ द एज 15 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, और इंक्रीज़ ये जो है इसमें इंक्रीज़ हुआ है 37% से 41.7%। तो पहले अभी जैसे मैंने बताया कि फीमेल कितना था? 41.7% था। ये पहले कितना था? ये 37% था। तो इसमें थोड़ा सा अभी इंक्रीज़ आपको मिला है। तो यही ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपके PCS के अलावा आपको जो IAS एग्ज़ाम होता है उसमें भी ट्रेंड इस तरह के पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये काम आएगा, और मेंस में तो काम आता ही आता है। ठीक है, फॉर मेल ऑफ द सेम एज, मतलब इसी एज में, तो ये 78.5 से अब 78.8% हो गया है। ठीक है, तो फीमेल के केस में ज़्यादा बड़ा है, मेल के केस में कम बड़ा है। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में अगर आप देखें तो जो मेल के केस में था वो 76.3% था, और फीमेल के केस में कितना था? 40.3%। और इसमें आप ठीक है, तो बस इतना ही आपको ये डेटा याद रखना चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? वॉज 3.2% फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि मेल के केस में मार्जिनल डिक्लाइन देखा गया है, मतलब पहले 3.5% था वो डेटा, अब ये 3.2% हो गया है। तो ये मेल और फीमेल दोनों का डेटा सेम है। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में कितना है? 3.2%। ओके, 3.2%। और आप इसको कोट कहाँ से करेंगे कि ये हमने कहाँ से पढ़ा है? PLFS वाले रिपोर्ट से हमने इसको पढ़ा है। ओके,
तो ये हो गई आपकी पीएलएफएस की एनुअल रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आगे हम लोग देखते हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिनिमम एमएसपी फॉर द खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2023। तो इसमें आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसा पूछा जाएगा? इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि किस फसल की, किस क्रॉप की कितना एमएसपी अभी चल रहा है। तो ये प्योरली स्टैटिक पार्ट है, इसको आप ये डेटा आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो मैं अगर इसमें देख लेता हूँ कुछ अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं ये आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसमें जो क्या होगा याद रखने वाली चीज़, जो स्टैटिक पोर्शन है वो ये इसमें आप क्या याद रख सकते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको चेयर करते हैं। तो इसने ये जो होता है ये अप्रूव करता है एमएसपी को, ठीक है। तो इसको अप्रूव कौन करेगा? एमएसपी को अप्रूव करेगा ये वाली बॉडी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, ओके, ये याद रखिएगा। और ठीक है, तो अप्रूव्ड बाय CCEA, ठीक है। और इसमें जो पैडी है इसका कितना है? 2300 पर क्विंटल, ओके। तो ओके, तो डायरेक्ट यहीं से पढ़ लेते हैं हम लोग। 20 पैडी का कितना है? 2300 क्विंटल है। ग्रेड ए का कितना है? 2320 है। ज्वार का देख लीजिए 3371 है। तो ये एक डेटा है, इसी को आप एक बार देख लीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बाजरा का देख लीजिए 26.25, रागी का कितना है 4290, मेज़ का है 2225, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद करना है, ठीक है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। आपको पैडी का ज़रूर याद रखना है और आपको तूर का, अरहर का एक बार ज़रूर याद रखना है, और बाजरा और ज्वार, ठीक है। तो ये चार तो आप याद करके ही जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अब बदलने के लिए तो इसमें कोई भी पूछा जा सकता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो सबसे महंगा है पहले आप उसको याद कर लीजिए कि मूंग जो है वो सबसे महंगी है 8000, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? उड़द आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? सनफ्लावर सीड आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ग्राउंड नट आ जाएगा। तो ये आपके हो गए। और एक चीज़ तूर भी है, ये भी आपका इसमें आ जाएगा। बाकी जो हैं ये थोड़े से कम रेट में मिलते हैं, ठीक है, इतने। तो आप इस तरह से उसको सेक्शन वाइज बना लीजिए कि 8-7 हज़ार के ऊपर वाले, 6 हज़ार के ऊपर वाले ये हैं, और 7 हज़ार मतलब 2 हज़ार से 4 हज़ार के बीच में इतने आते हैं, ओके। तो इसमें जो पैडी होगा, पैडी का कॉमन वर्जन ही ज़्यादा पूछा जाता है। और ज्वार का आप ये हाइब्रिड वाला याद कर सकते हैं। और बाकी बाजरा और रागी और मेज़ हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए कॉटन का लिखा हुआ है, कॉटन के बारे में भी याद रखिएगा। और सोयाबीन के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है, सोयाबीन और कॉटन। और इसमें इसी तरह ये राबी क्रॉप्स के लिए भी आता है। तो एक बार आपको राबी क्रॉप्स के में भी वीट का याद रखिएगा, वीट और बारले का। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वीट और बारले का आपको याद रखना है। आपको ये भी इससे पता चल जाएगा कि राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसको भी आप यहीं से याद कर लीजिए कि राबी क्रॉप्स कौन सी होंगी, वीट होगी, बारले होगी, कौन कौन से आएंगे ये सब, ओके। और खरीफ क्रॉप्स कौन सी होंगी? खरीफ क्रॉप्स, ये सारे खरीफ क्रॉप्स होंगे। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। देन इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है एक बार देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट में हम लोग करते हैं, कितने का बिज़नेस हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो ये किसने रिपोर्ट पब्लिश की है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें आप हाइलाइट्स में देख लीजिए कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है ये स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है 3% से। सर्विस एक्सपोर्ट अभी बढ़ा है इतना 31। तो आपको ये नंबर याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखिए कि सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है, ओके। और UAE इमर्ज्ड एज अ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉलोड बाय सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन सिंगापुर एंड चाइना। तो UAE अभी हमारा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। और इंडिया का टोटल जो मतलब शेयर कितना हो गया है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में? 1.82%, ठीक है। और इसकी रैंक कितनी हो गई है? अब 17th रैंक हो गई है दुनिया में एक्सपोर्टिंग के केस में, ओके। एक्सपोर्ट हम लोग कितना करते हैं? 1.82%। जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसका हम लोग अभी
1.82% ही करते हैं, ऑलमोस्ट 2% के आसपास करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 17th। यूएई हमारे कब कौन सा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट हो जाएगा, और ये आप छोड़ सकते हैं, ओके ओके। सो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं एक बार देख लीजिए, एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्चेंडाइज का, सर्विसेज का और ओवरऑल ये क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या रहा है 2023-24 में। और ये डेटा तो पुराना है, तो इससे आप बस कंपैरिजन करेंगे। ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेटा आपको थोड़ा मतलब आइडिया रखिए, याद मत रखिए, आप इतना याद नहीं कर पाएंगे, ओके। तो इंपोर्ट वाइज भी देख लेते हैं क्या हुआ है, देयर वाज अ डिक्लाइन। तो पहली बात आपको याद रखना है कि इंपोर्ट में भी डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन टू $677 बिलियन, विद टॉप 10 कंट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग 59.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट, ओके। तो हम लोग सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन सा है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हम लोग किससे कर रहे हैं, तो सबसे रैंक 1 कौन सा है, चाइना। तो चाइना से हमारा आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट हम सिर्फ 15 कर रहे हैं, 15,000 US मिलियन डॉलर्स, और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, 93 US मिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो हम लोग इंपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं चाइना से, और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। और यूएसए के केस में अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो ट्रेंड जो ट्रम्प हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, चाइना, इन लोग के जो इंपोर्ट जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं, कोई गाड़ी इंपोर्ट करते हैं यूएस से, तो उस पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों लगती है, बल्कि हमारी कंट्री तो बहुत कम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो उनका जो ये उनका कहना था कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है यूएस के केस में। तो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट बहुत कम करते हैं, एक्सपोर्ट उनको ज़्यादा करते हैं, तो उनको नुकसान होता है, ओके। तो उनको इससे नुकसान होता है। और चाइना से हम लोग को नुकसान होता है, क्योंकि चाइना हमें इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। तो इस टाइप का आपको ये डेटा याद होना चाहिए। और इसके बाद ये आपको यूएई है, ये अभी इमर्ज किया है एज अ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब ये भी एक ट्रेडिंग पार्टनर की तरह है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, यूएसए, चाइना, यूएसए और रशिया, ओके। और ये कौन निकाल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की डेटा निकालता है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो अब हम लोग एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के बारे में भी समझ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ओके। जैसे एक सर्विस सेक्टर हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, और एक होता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी जो प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्टर के जो रिपोर्ट्स होते हैं इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है द शेयर ऑफ द क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर वर ये रहा। तो क्रॉप के केस में 54, लाइव स्टॉक 30%, 31%, फॉरेस्ट्री कितनी होती है 7.9, और फिशिंग कितनी होती है 6.9%, ठीक है। उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट आउटपुट ऑफ सीरियल्स। तो सीरियल्स जो होगा 2011-12 से सबसे ज़्यादा सीरियल्स कहाँ से निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं, ठीक है। Then Uttar Pradesh exhibits the highest value of output of cereals, whereas the highest value of fruits and vegetables is in West Bengal. तो वेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से निकलेंगे, आपके वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा अभी निकल रहे हैं, ओके। तो आप यहाँ से इसका ये डेटा भी देख सकते हैं, शेयर परसेंटेज ऑफ टॉप 5 स्टेट्स फॉर आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक के सबसे ज़्यादा कहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, लाइव स्टॉक में, ठीक है। ये मिलेगा आपको राजस्थान में 12.5%, देन आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये होगा आपका रैंक 1, उत्तर प्रदेश हो गया आपका रैंक 2, और तमिलनाडु हो गया आपका रैंक 3, ठीक है। तो ये किसके केस में है, ये लाइव स्टॉक के केस में है,
ओके। और सीरियल्स के केस में सबसे ज़्यादा किस में है, यूपी में। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के किस में है, यानी हॉर्टिकल्चर में वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। लाइव स्टॉक के केस में राजस्थान। ठीक है, तो ये 3 डेटा आप बना के रखिए और ये आपको मतलब ये आपको कहीं नोट कर लीजिए और इसी को आपको याद करना है। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप 5 स्टेट्स इन आउटपुट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। तो फॉरेस्ट्री के केस में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग निकालते हैं, तो उस केस में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और राजस्थान जो है सेकंड नंबर पे है और उत्तर प्रदेश की रैंक 8.7%, तो ये थर्ड रैंक पे आ जाएगा। देन फिशिंग और एक्वाकल्चर के केस में क्या कौन सा सबसे ज़्यादा फिशिंग करता है, ये आंध्र प्रदेश है जो कि 41% के आसपास है। और देन आता है आपका वेस्ट बंगाल। ओके, तो वेस्ट बंगाल रिपोर्टेड द हाईएस्ट आउटपुट, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंने आपको बताया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में था। और ओके ठीक है, तो ये सारे कुछ डेटा आपको बस इसमें ऐसे याद रखने हैं। तो मैंने आपको बताया सीरियल्स के बारे में, देन मैंने आपको बताया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। ओके, देन मैंने आपको बताया लाइव स्टॉक के बारे में। ठीक है, ये रैंक याद रखिएगा। देन आउटपुट ऑफ फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री में से सबसे ज़्यादा आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, ये मैंने आपको बताया। फिशिंग और एक्वाकल्चर से कहाँ से मिल रहा है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये कुछ डेटा आपको याद रखने हैं। ओके, देन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और, जैसे ग्राम और अरहर। ठीक है, ग्राम और अरहर टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली 59% ऑफ पल्सेस। तो जो पल्सेस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, ग्राम और अरहर। ये याद रखिएगा, ये भी आप लिख लीजिए। और एमपी जो होगा वो सबसे ज़्यादा पल्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये पल्सेस सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एमपी कर रहा है। देन ग्राउंड नट और सोयाबीन, तो अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट इन ऑयल सीड्स। तो अगर ऑयल सीड्स से पूछा जाए कि ऑयल सीड्स में सबसे ज़्यादा कौन कौन से, मतलब कौन सा वो जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे एक हो गया आपका ग्राउंड नट और दूसरा है आपका सोयाबीन। ये सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और 4 स्टेट्स नेमली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ऑल इंडिया आउटपुट ऑफ ऑयल सीड्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है। ये आपको बस याद रखना है। इसमें और भी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात, बस ये 2 स्टेट आप ऐसे याद कर लीजिए। पल्सेस के केस में आप एमपी याद कर लीजिए। ओके, देन उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर केन। तो शुगर केन कहाँ से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके। देन इसके बाद इसमें कुछ लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ मिल्क, मीट और एग। तो शेयर ऑफ मिल्क मीट जो लाइव स्टॉक सेक्टर में, तो मिल्क का कितना कंट्रीब्यूशन है, 66। मीट का कितना कंट्रीब्यूशन है, 23.6। और एग्स का कितना है, 3.7। तो लाइव स्टॉक के अंदर कितना किस प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा लाइव स्टॉक के अंदर। ठीक है, ओके। सो इतने डेटा मुझे लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं और मेंस के लिए भी याद रखने हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए तो आपको याद मतलब रखना ही है, और प्रीलिम्स में अगर ये आ जाएगा तो ये आपको अब मालूम हो गया है। अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कुछ एनुअल जीडीपी एस्टिमेट्स हैं फॉर 2023। तो देखिए, ये जो डेटा है ये डेटा चेंज होता रहता है और ये डेटा अब नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन आपको बस इसमें ये याद रखना है कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एनएसओ, जो कि मोस्पी के अंडर में होती है, ये इसको रिलीज़ करती है जीडीपी डेटा। ओके, जीडीपी डेटा। तो अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में आप इतना मत याद करिए। आपको बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मतलब 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, यानी जिसमें एग्रीकल्चर आता है। एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक आता है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये 3 जो सेक्टर हैं, ये प्राइमरीली सेक्टर जो होते हैं, ये आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कितना इनका
GVA है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड इनका कितना है 2023 और 24 में। तो प्राइमरी सेक्टर से 19.6% है, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उससे 27.5.7 है, और टर्शरी सेक्टर यानी जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें कितना है 54.7% होता है। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से हमारे GDP का कंट्रीब्यूशन होता है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर, और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर। तो आपको ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ओके, देन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एनुअल GVA रेट्स क्या क्या हैं, ग्रोथ रेट्स क्या क्या हैं। तो आप अगर देखेंगे सेक्टोरल कंपोजिशन एंड ग्रोथ रेट्स ऑफ एनुअल GVA का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो हर सेक्टर से कितना 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 कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो इसमें लिखा हुआ है GDP में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंशियल, रियल इस्टेट और प्रोफेशनल से 23% आ रहा है, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक से 18% आ रहा है, माइनिंग एंड क्वेरिंग से 2% आ रहा है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग से 14% आ रहा है, कंस्ट्रक्शन से 9% आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई से 2% आ रहा है। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप उसको ओवरऑल एक आइडिया में रखिए। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इतना ही आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसकी मीटिंग। तो ये मीटिंग हर 5-6 महीने में होती रहती है। तो आपको इसका जो रेट है अब ये नहीं पूछा जाता है, ये आपको मोस्ट में भी शायद आपको RO के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, लेकिन वो वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि अब ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना % पॉलिसी रेट हो गया है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पॉलिसी रेपो रेट एक चीज़ होती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एक चीज़ होती है, एक होती है MSF, एक होती है बैंक रेट, एक होती है फिक्स्ड रेपो रिजर्व रेट, रेपो रेट, एक CRR का रेट होता है, एक SLR का रेट होता है। ठीक है, तो अगर आपने स्टैटिक पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स का तो आपको ये सारे टर्म्स के बारे में आइडिया होगा। ओके, तो आपको इनका आइडिया तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये GS का पार्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये आपको ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है। और ये कौन अनाउंस करता है? RBI के गवर्नर जो होते हैं शक्तिकांता दास। ऑलराइट, ठीक है। देन हम कुछ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड डेटा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये इस डेटा को निकालता है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो मिल्क प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो 5 टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें सबसे पहला रैंक किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो पे आपको यही आपका डेटा होगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितना है? 15%, 15.72% के आसपास। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग प्रोडक्शन पे। तो एग प्रोडक्शन कितना है? एग प्रोडक्शन जो है इंडिया की जो रैंक है वो है 3rd इन द वर्ल्ड। ओके, 3rd इन द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन है इसमें इंडिया की रैंक जो है, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा, मतलब ये फर्स्ट रैंक पे है मिल्क प्रोडक्शन में अभी। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये FOA के अकॉर्डिंग है। कुछ मतलब रिपोर्ट्स होंगी वो किसी और कंट्री को में भी कह सकती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आप याद कर रहे हैं ये FOA के अकॉर्डिंग आप याद कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एग प्रोडक्शन में FOA के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 3rd। और इसमें जो टॉप 3 एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, एक पहले पे आता है आंध्रा, देन तमिलनाडु और तेलंगाना। मीट के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक है 8th। और इसमें जो टॉप 3 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, वेस्ट बंगाल आता है एंड महाराष्ट्र आता है। देन वूल का प्रोडक्शन, वुल, तो वुल का प्रोडक्शन में आपको याद रखना है कि टॉप 3 वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन हो जाएंगे? राजस्थान,
ओके, देन जम्मू एंड कश्मीर एंड देन गुजरात। तो ये आपको ये 4 डेटा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये डेटा आप कहीं लिखते चले जाइए, अदरवाइज़ ये आपको याद नहीं होगा। या तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और फिर से एक बार फिर से इसको देख लीजिए, बना लीजिएगा इसका डेटा, क्योंकि ये डेटा आपको एक पेज पे रहेगा तो ही आपको याद रखने में आसान होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ द मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स 2023-24। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि ये जो सेक्शन होने वाला है ये काफ़ी फैक्चुअल डेटा से भरपूर रहेगा। डेटा ही डेटा रहेगा, नंबर ही नंबर रहेंगे इसमें रैंक्स रहेगा, नंबर रहेगा, रिपोर्ट्स रहेंगी। तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें याद रखनी है। ऑलराइट, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसकी रिपोर्ट निकाली है और इसमें हमें पता करना है कि कितना फूड ग्रेन हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होता है। ओके, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन विटनेस्ड अ रिकॉर्ड ड्यू टू गुड प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड श्री अन्न। ओके, श्री अन्न यानी श्री अन्न आपको पता होगा। अगर आपको श्री अन्न नहीं पता है तो एक बार इसको ज़रूर पता करिएगा कि श्री अन्न क्या होता है। तो इसमें जो टोटल फूड ग्रेन्स है उसका आपको, खैर आपको इसका डेटा आपको यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा कि आप जितना डेटा नहीं याद कर सकते हैं तो आपको बस इस टोटल फूड ग्रेन में याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है। सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं राइस। ओके, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं रिकॉर्ड कितना डेटा है 1378 LMT। ओके, सो आपको याद रखना है कि 1378 है, तो मतलब राइस सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद आएगा आपका वीट, देन इसके बाद आपका आता है न्यूट्री यानी कोअर सीरियल्स, और देन आता है आपका मेज़। ओके, और फिर आपका टोटल पल्सेस। ओके, तो ये आपका कुछ इतना ही आपको डेटा याद रखना है। और ये टोटल ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन, रेप सीड, तो ये आपको अलग से इतना याद रखना है कि जो ऑयल सीड्स हैं उसमें ऑयल सीड्स इतने हैं और ऑयल सीड्स में कितने मतलब क्या क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे रेप सीड एंड मस्टर्ड ये कितना है 139, देन सोयाबीन कितना है 130, ग्राउंड नट कितना है 101। ठीक है, तो ये बस आप एक आइडिया रखिएगा। शुगर केन कितना होता है, इतना है। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि मतलब यही कहूँगा कि आपको बस ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ लिखी है बस ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पे मैंने पल्सेस लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे पल्स की जगह पे यहाँ पे आई थिंक ऑयल सीड्स ज़्यादा डेटा दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप ऑयल सीड्स कर लीजिए। ठीक है, ऑयल सीड्स और यहाँ पे आप पल्स कर लीजिए। ओके, तो ये आपका फाइनल डेटा है, ये आप याद करके जाएंगे। ओके, तो इसको भी इसी को आप बस याद कर लीजिएगा। तो राइस हो गया, वीट हो गया, कोअर सीरियल्स, मेज़, ऑयल सीड्स एंड देन पल्सेस। ओके, ऑयल सीड्स के अंदर अगर पूछेगा कि कौन कौन से हैं तो आपको ये डेटा लिखना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या है, फ्रूट्स हैं, और तो फ्रूट्स के बारे में आप एक डेटा इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ ये इन्फॉर्मेशन आप याद करने बैठेंगे तो आप नहीं याद कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। ये फ्रूट्स के बारे में अब इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रह गया है, तो इसको मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। देन लीड्स की एक रिपोर्ट आई हुई है, तो एक बार देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक लीड्स की रिपोर्ट को अभी रिलीज़ किया है, और ये लीड्स की रिपोर्ट होती है ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो वर्ल्ड बैंक निकालती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसी की तरह इंडिया अपनी एक रिपोर्ट निकालती है लीड्स करके। ओके, सो ये उसके सिमिलर उसकी तरह पे है। तो यहाँ पे आपको लीड्स में कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, जैसे कि अचीवर कैटेगरी हो गई, फास्ट मूवर कैटेगरी हो गई, एस्पायर्स कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश यहाँ पे देख लीजिए, लैंडलॉक्ड कंट्री है तो मतलब स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आ रहा है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये अचीवर कैटेगरी में है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि लीड्स की जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में है, तो आपको याद रखना है कि वो अचीवर कैटेगरी में है।
ओके, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको स्टेट्स के नहीं याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एबीपी। एबीपी का मतलब होता है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जो कि नेशनल लेवल पे स्टार्ट हुआ था, और ये अब स्टार्ट हो गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो इसमें जो मोस्ट बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो चाहे वो ब्लॉक हो, उसको हम लोग फोकस में रखते हैं और वहाँ पे कुछ सोशल प्रोग्रेस करने के लिए वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो इसमें डेल्टा की रैंकिंग निकाली गई है इसके लिए, तो इसको कौन पब्लिश किया है? नीति आयोग ने पब्लिश किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और ये पहली है तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि त्रियानी ब्लॉक ऑफ कुमारुन भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। तो आपको याद रखना है बस इतना कि तिरयानी ब्लॉक, ये ब्लॉक है तेलंगाना में, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है इन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। और सेकंड पोजीशन किसकी मिली है? कौशाम्बी ब्लॉक ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का है। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स यूपी का जो करंट अफेयर्स की जो आपको वीडियो मैंने आपको इस पर शेयर की है, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेकंड नंबर पे आया था इन एस्पिरेशनल डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ओके, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि इसमें 500 ब्लॉक को किया गया है फ्रॉम 329 डिस्ट्रिक्ट। इसको इसमें इंक्लूड किया गया है इस पूरे रैंकिंग में, और इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। ओके, और देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है, ब्लॉक नहीं, डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 2018 में। तो ये भी याद रखिएगा, ऑलराइट, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। ओके, देन हम लोग इसमें एक लास्ट रिपोर्ट इस सेक्शन में देख लेते हैं और यहाँ पे वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। द माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ ऑफ 40। तो ये किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड बैंक ने इसको पब्लिश किया है। और ये जो माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ होता है, ये बेसिकली जो इंडियंस बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ से जब इनकम जनरेट करके जब इंडिया में भेजते हैं, तो उसको हम लोग रेमिटांसेस भी कहते हैं, उसके फ़्लो को ये मेजर करता है। मतलब कितने कहाँ से क्या आया, ठीक है, कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा भेज रहा है, ये वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए टॉप रेसिपिएंट्स ऑफ रेमिटांसेस अमंग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो यहाँ पे देखिए इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटांस पाता है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिको, थर्ड नंबर पे आता है आपका चाइना। ओके, एक और से है, इसको फिर यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ये किसने रिपोर्ट इसको लॉन्च की है? द हेरिटेज फाउंडेशन ने इसको रिपोर्ट को लॉन्च किया है और इंडिया की रैंक है 126। तो वैसे मैं आपको रैंक्स और रिपोर्ट्स, ठीक है, जो रैंक्स होते हैं और रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स तो हम लोग ज़्यादातर पढ़ ही रहे हैं, मोस्टली जो रैंक्स है इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लेके आऊँगा जब एग्ज़ाम के पास में, ताकि ये आपको एक ही जगह पे सारी रैंक्स मिल जाएं। और इस तरह से मैं अभी तो ये सामने आपको मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो इंडिया की रैंक है 126 है और सिंगापुर की रैंक ये है फर्स्ट। ओके, फर्स्ट, हमें फर्स्ट और इंडिया की रैंक इसी से मतलब है, और किसने इसको रिलीज़ किया है इससे मतलब है। ओके, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये और भी अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और भी इसमें इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करके लाऊंगा। और ये आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने ईजिली हमने इस पूरे लेक्चर को, मतलब इस पूरे पार्ट को हम लोगों ने कवर किया, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी बस उसी को हमने कवर किया। अदरवाइज़ काफ़ी इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है और काफ़ी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें एग्ज़ाम में आता भी नहीं है वो भी हम पढ़ते चले जाते हैं, तो हमें वो सब उतना आइडिया नहीं रखना है। तो इसके लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप PYQs देखिए और समझिए कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती है, और उसके बेसिस पे आप भी समझ पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली इन जो बुक्स होती हैं, जो आई दृष्टि होती है, करंट अफेयर्स कोई भी होता है, उसमें आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी वास्ट एरिया होता है और काफ़ी टाइम इसमें जाता है। और ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पे वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।